a well defined collection of data या object of an object is called sets. सॉरी, जैसे कि सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। कैपिटल लेटर से डिफाइन करा जाता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड सो ऑन, मतलब जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उन सभी से सेट को डिफाइन किया जाता है। अब एक बात करते हैं, जैसे कि एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एलिमेंट ए इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो उसको हम सिंबल भाषा में कैसे लिखते हैं, यानी मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं। ए इज बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए जो है एक एलिमेंट है, ए जो है एक एलिमेंट है, और ये वाला ए एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसको और देखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो इस ब्रैकेट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो पता लगेगा कि आपका ये कोई किसी सेट के एलिमेंट्स हैं इसके भीतर। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, या नेचुरल नंबर ले लें तो 1 2 3 4 5 डैश 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 ऑल नेचुरल नंबर, या होल नंबर ले लें। तो इस तरह से ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे या एलिमेंट कह लो। और कुछ भी, मतलब एक जैसे कि क्लास में कई सारे बच्चे हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, या फिर इनको बोला जाएगा सेट ऑफ अ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि राम श्याम घनश्याम, है ना, इस तरह से एक ग्रुप ऑफ सेट बन जाएगा। अब एलिमेंट ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट, यानी कि एलिमेंट ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो उसको कैसे लिखेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, और इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि अगर कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट उस सेट को रिप्रेजेंट करता है या वो उसके अंदर होता है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, या 0 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, small a belongs to a, small e belongs to a, small I belongs to a, is your o belongs to a, small u belongs to a। अब इसमें b दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो हम बोल देंगे b इज नॉट बिलोंग्स टू a, तो यहां पर ये चीज ऐसे आएगी। यानी कि इस कंडीशन के लिए b इज नॉट बिलोंग्स टू a, c इज नॉट बिलोंग्स टू a, d इज नॉट बिलोंग्स टू a, F is not belongs to A, G is not belongs to A, H is not belongs to A। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको काफ़ी अच्छे समझा दिया, और इतनी बात आपको मैं समझता हूँ समझ में आ चुकी होगी।
अब सेट को जो है डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक सम्स देख रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ सम्स दिखाई दे रहे होंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपके सामने डायरेक्टली इसलिए सम्स दिखाया क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है डायरेक्ट एग्जाम्पल की मदद से जल्दी समझ में आ जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें ये बताइए, अब हमें जैसे कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर बताने हैं तो 24 के सारे फैक्टर हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और ए से डिनोट करेंगे उसको, क्योंकि वो ए से ही डिनोट कर रहा है इसलिए। अब 24 के फैक्टर होते 1, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6, 8, 12 एंड फाइनली 24। तो इस तरह से ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन के लिए। तो बस हमें यही लिखना होता है रोस्टर फॉर्म में और कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। तो 10 से पहले के जितने भी ऑड नंबर हैं वो बता दीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा हो जाता है इस तरह से बी क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। तो प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 3, 5, फिर 7, 9 नहीं होता, 11 होता है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 17, 17 के बाद 19,
19 के बाद 21 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 27 9 के 12 में आता है, 28 भी नहीं है, 29 है। तो इस तरह से हमने अपने प्राइम नंबर को खोज लिया 30 से पहले के जो भी प्राइम नंबर थे। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। तो जो रिपीटिंग वर्ड होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, जो एक एक बार है बस उन्हीं को लिया जाएगा। जैसे कि एम ले लेंगे हम, एम के बाद ए ले लेंगे, टी ले लेंगे, एच ले लेंगे, ई ले लेंगे, एम फिर रिपीट हो रहा है, ए फिर रिपीट हो रहा है, टी फिर रिपीट हो रहा है, आई ले लेंगे, सी ले लेंगे और एस ले लेंगे। ठीक है भाई, इस तरह से हमने ये अपनी रोस्टर फॉर्म को पता लगा लिया कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो बस रोस्टर फॉर्म ये होती है कि जो भी एक स्टेटमेंट दी हुई है उसको हम डिजिटल या वैल्यू में अपने आंसर को डिनोट करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस लेटर से सेट को बिलोंग किया गया है या जो शो किया गया है आपको वही लिखना होगा, आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दो सम्स दिख रहे हैं जिसमें कि हमें ये बताना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो समझिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स दैट ईच एक्स। ठीक है, ये इसको पढ़ने का तरीका है। नहीं भी पढ़ना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप बस इसको समझ लीजिए कि बस लिखने का तरीका ये होता है। यानी कि इस एक्स को हम एक पार्ट मानते हैं और फिर एक एक्स एक नंबर है जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं। अब वो सेट के जो नंबर हैं वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन सभी जो एक्स हैं यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सब 8 से कम हैं। तो ये वाला एक्स ये है, इसको शो करता है, और ये एक्स इनकी एक सीरीज को शो करता है। तो बस यहाँ पर हम यही बताना चाहेंगे, बी में भी बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेशियो एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, फैक्टर ऑफ 28। तो इस तरह से हमारी सेट बिल्डर फॉर्म सेट हो जाती है। और चाहें तो हम अलग से और भी लिख सकते हैं कि बी फैक्टर ऑफ 28, ए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। इस तरह भी ये बात लिखी जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये एम्प्टी सेट के सिंबल है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी सेट ना हो। जैसे कि ए है, एक्स बिलोंग टू एक्स, नेचुरल नंबर वेयर 2 से बड़ा कोई नंबर लेकिन 3 से कोई छोटा नंबर। तो ये चीज़ कहीं आपको पॉसिबल नज़र आ रही है? मतलब कहने का मेरा ये है, एक्स किसी नेचुरल नंबर को शो करता है जो नंबर 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है? नहीं है ना। तो जब कोई स्टेटमेंट से नंबर नहीं मिलता है, जब किसी सेट बिल्डर फॉर्म से कोई नंबर नहीं मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया? फैक्टर ऑफ
28, यानी कि ऐसे कोई सिचुएशन दी हुई है जिसमें कि आपके पास ये एक कंडीशन बताई हुई है, मतलब कि 0, 5, 10, 15, 30। अब इसमें आपको कोई 28 का फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट बोल। एक और देखते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9, जहाँ पर एक्स एक क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी क्या है हमारा? एम्प्टी सेट है, क्योंकि इवन इंटीजर मिलेगा ही नहीं। यानी कि आप देख लीजिए क्या सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3, यानी एक्स का नंबर 3 आया, जो कि एक ऑड है, ऑड इंटीजर है। और वो कह रहा है कि इवन इंटीजर मिलना चाहिए, तो इवन इंटीजर मिलेगा नहीं, तो इसलिए क्या माना जाएगा? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट को कंप्लीट कर लेते हैं अपने। डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दिखाई दे रही होंगी और हम इसको अब समझाने वाले हैं। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है? जैसे कि ये हो, कोई भी एक नंबर हो, यानी एक एलिमेंट हो, ठीक। अब ये भी ले सकते हैं, जेड, यानी कि x बिलोंग करता है इंटीजर को। तो अब एक इंटीजर तो मिलेगा इधर से, x इक्वल टू -4। तो बस इस तरह से ये भी क्या माना जाएगा? सिंगलेटन सेट माना जाएगा। अब कोई एक वॉवेल शो कर रहा हो, यानी कि स्मॉल लेटर, ठीक है ना, या कोई अदर नंबर शो कर रहा हो, इस तरह से ये सिंगलेटन सेट हो जाते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? निश्चित सेट, यानी कि इसमें जो है संख्या निश्चित होगी, यानी कि 2 की मल्टीपल फॉर्म्स हैं लेकिन 10 तक हैं, या 11 से कम तक जो नंबर आते हैं वहां तक के 2 के मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अब कोई होल नंबर की सीरीज मिल रही है लेकिन वो 6 से लेस देन है, तो वो फाइनाइट सेट हुए। कोई नेचुरल नंबर की सीरीज मिल रही है जो कि 6 तक मिल रही है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हुए। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? यहाँ पे लिख दूं मैं होल नंबर, तो होल नंबर सारे आ गए। यहाँ पे मैं लिख दूं नेचुरल नंबर, तो सारे नंबर आ गए, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। और हेयर्स, ठीक है ना, आ गए भैया, खोपड़ी पे बाल है, इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है कितनी है। स्टार, कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सेट हो गए। तो कुछ भी इनफाइनाइट हो सकता है हमारी लाइफ में, जो कि हम गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट है, जो हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसमें एक ही मिलेगा वो सिंगलेटन है। अब आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है? जब दो सेट आपस में इस तरह दिए हों, पहले में 1 2 3, दूसरे में 3 2 1, तो ये आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी कि पहला सेट दूसरे के इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इक्वलेंस सेट में क्या होता है? ए में दे दिए 1 2 3 और बी में दे दिए 4 5 6, ठीक है ना। ये इक्वलेंस है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी संख्याएं तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो एक इक्वल सेट इक्वलेंस हो सकता है लेकिन एक इक्वलेंस सेट इक्वल नहीं हो सकता है। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 5 टॉपिक जो है सीख लिए। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स भी आ जाएंगे तो आप इजीली चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव सिर्फ आपको बेसिक सिखाना है, एक्सरसाइज तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए मैक्सिमम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे।